एयर है, ठीक है। मॉइस्ट एयर मतलब क्या है, जहाँ पे H2O हो, CO2 और O2, ये पूरा क्या है हमारा मॉइस्ट एयर, ठीक है। तो ये मॉइस्ट एयर फिर ये क्या बनाता है, CuOH होल टाइप्स और CuCO3 बनाता है, यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है। यही जो होता है ग्रीन कलर का मटेरियल बन जाता है कॉपर के बर्तनों पे, जिसकी वजह से उसकी अपीयरेंस जो होती है वो हमें ग्रीन ग्रीन लगती है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से रिएक्शन होता है। तो मेटल किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, देखिए वाटर के साथ, एयर के साथ, है ना, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, यही पे यहाँ पे दिखाया गया। अब आपको पता है कि जैसे जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम जो रिबन की हमने एक्टिविटी की थी, तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और पूछना है। तो आपका होमवर्क ये है कि जो कुछ अगर मैं बोल रहा हूँ, कोई चीज़ छोड़ रहा हूँ, उसको पढ़ना है, समझना है और मुझसे पूछना है। तो ये जो हमने एक्टिविटी की थी जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, उसमें क्या हुआ है कि जो ऐश मिलती है, ऐश मतलब राख, जो ऐश हमें मिलती है बर्निंग के बाद, तो उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और टेस्ट करेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक है या बेसिक है, उसका नेचर जानने की कोशिश करेंगे। कैसे पता लगेगा, तो यहाँ पे क्या देखा गया कि भाई जो रेड लिटमस था वो किस में कन्वर्ट हो गया था, ब्लू में। जब रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्या होता है, रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड्स है वो कैसा है, बेसिक नेचर का है, ठीक है। वो कैसा है, बेसिक नेचर का, ये पता होना चाहिए। देखिए जब ये चीज़ आपको मेनली याद रखना है कि भाई जब भी रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाए, ब्लू में, यानी कि जब भी R से B बन जाए, जब भी रेड लिटमस ब्लू बन जाए, तो वहाँ पे कौन सा नेचर होगा, बेसिक नेचर, ठीक है। तो बोल रहा है कि ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज़ ऑल्सो बेसिक इन नेचर। हम जनरली ये कह सकते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगी हमें। एक जनरल सी बात है कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, तो ये ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम था, तो ये मेटल का ऑक्साइड हो गया। तो जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। और ये पता कैसे लगा, रेड लिटमस को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, ब्लू लिटमस में। जब रेड लिटमस ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो बेसिक सॉल्यूशन होता है या बेसिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो बेसिक सॉल्यूशन था, इसलिए उसने रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। तो ये फैक्ट आपको हमेशा याद रखना है कि रेड लिटमस जब ब्लू में कन्वर्ट हो जाए किसी सॉल्यूशन में लगाने से, तो वो बेसिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए बोल रहा है कि लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। अभी कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पे ऐसी होंगी जो लैब में हो सकती हैं, तो मैं ऐसे आपको सिंपली समझा दे रहा हूँ। तो करना क्या है, हमें थोड़ा सा पाउडर्ड सल्फ़र लेना है, एक छोटा सा स्पून जैसा बना के उसमें उसको हीट करना है हमें। तो और उसको फिर हमें हीट करना है, ठीक है। ये पूरी एक्टिविटी है एक्चुअली, ये सब एक्टिविटीज़ लैब में करेंगे तो ज़्यादा समझ में आता है। फिर क्या बोल रहा है, जैसे ही सल्फ़र स्टार्ट करेगा जलना, तो उसको हम एक गैस जार में लाएंगे या ग्लास टम्बलर में उसको लाएंगे स्पून को, ठीक है। और फिर कवर कर देंगे टम्बलर को एक ढक्कन से, ताकि जो गैस प्रोड्यूस होगी वो बाहर ना निकल सके। और फिर हम रिमूव कर देंगे स्पून को कुछ समय के बाद, और थोड़ा सा उसमें वाटर डालेंगे और फिर उसको हिलाएंगे और चेक करेंगे रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ। उसको हम फिर चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा इसमें क्या है। तो आपको ये देखना है कि भाई ये देखिए ये है, या तो इस तरह का एक चम्मच जैसा कुछ होना चाहिए लेफ़्ट साइड में जो है, या तो इस तरह का एक होना चाहिए इम्प्रोवाइज डिफ्लैग्रेटिंग स्पून। इस तरह से आपने बना लिया है, ठीक है। बर्निंग ऑफ सल्फ़र पाउडर हमने कर लिया, फिर इसका हम देखो सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल लिया, फिर हम चेक करेंगे लिटमस पेपर के साथ। तो ये एक्टिविटीज़ हैं जो ऐसे मतलब लैब में हो पाती हैं। तो ऐसे यहाँ पे एक बना के दे दिया है आपको। अब इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, रिकॉर्ड करना है कि भाई
किसके साथ क्या होता है। तो ये लैब की एक्टिविटी एक्चुअली ये अभी यहाँ पे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो मेन जो चीज़ें वो हम समझते हैं यहाँ पर जो फैक्ट्स दिए हुए हैं। देखिए अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इसमें बना क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी है, पहले तो ये जान लीजिए। तो सल्फर हमने बर्न किया तो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, सल्फरस एसिड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, सल्फरस एसिड इज फॉर्म। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी, इसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो सल्फरस एसिड बन गई H2SO3। ये फार्मूला वगैरह याद रखिएगा। सल्फरस एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2SO3। तो ये देखिए इस तरह से पूरा रिएक्शन हुआ और सल्फरस एसिड बन गई। और जो सल्फरस एसिड है ये क्या करती है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करती है। ठीक है, क्या लिखा है, द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो जनरली जो होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल होते हैं वो भी एसिडिक नेचर में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, एसिड की बात आ गई। यहाँ पे क्या हो रहा है ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सल्फरस एसिड है वो क्या कर रही है, ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर रही है, रेड में। तो ये आपको याद रखना है कि जो ब्लू लिटमस पेपर होता है रेड में कन्वर्ट हो गया तो ये सल्फरस एसिड है। और जनरली जो भी ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ये हमें यहाँ पे पता लग गया कि जितने भी ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो सल्फरस एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और जनरली जो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है यहाँ पर कि रिएक्शन विथ वाटर, मेटल्स नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्शन विथ वाटर, यानी उनका वाटर के साथ कैसा रिएक्शन होता है, तो ये समझना है हमें। तो जब रिएक्शन विथ वाटर की बात आ रही है तो सीधी सी एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई सोडियम क्या है, मेटल है जो बहुत रिएक्टिव होता है। सोडियम क्या है, मेटल है जो बहुत रिएक्टिव होता है। ठीक है, और ये विग्रेसली जलता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ, उनके साथ तेज़ी से रिएक्ट करता है। ठीक है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि भाई जो सोडियम ये मेटल है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये विग्रेसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। ठीक है, और लॉट ऑफ हीट जनरेट होती है, बहुत सारी हीट जनरेट होती है इस रिएक्शन में। और इसीलिए क्या करते हैं, इसको हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं, कैरोसिन में। इसीलिए इट इज़ स्टोर्ड, सो इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन कैरोसिन। तो यानी कि सोडियम है, सोडियम मेटल देखिए इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ कि ये जो है क्या करता है कि इसको पानी से और हवा से बहुत दूर रखना पड़ता है। इसलिए इसको कहाँ स्टोर करके रखना पड़ता है हमें, कैरोसिन में। ठीक है, इसलिए इसको कहाँ स्टोर करके रखना पड़ता है हमें, कैरोसिन में। नहीं तो ये वाटर के साथ हवा के साथ रिएक्ट करता है और हीट जनरेट करता है, लॉट ऑफ हीट जनरेट करता है, बहुत सारी हीट जनरेट करता है। तो आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये देखी कि देखिए मेटल यानी कि सोडियम मेटल बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है किसके साथ, सोडियम मेटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, और हीट जनरेट करता है। ठीक है, इसलिए इसको किस में स्टोर करते हैं, सोडियम मेटल को हम कैरोसिन में। याद रखना, सोडियम मेटल को किस में स्टोर करते हैं हम, कैरोसिन में। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा यहाँ एक्टिविटी है। देखिए अब देखिए यहाँ भी वही एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं बहुत सारी। अब देखिए एक्टिविटी 4.5 में दिखा रहा है कि ये भी टीचर के द्वारा डिमॉन्स्ट्रेट करनी है तो ये लैब में हो पाती हैं। तो ऐसे समझ लीजिए मेनली उन्होंने एक बीकर लिया है या ग्लास टम्बलर लिया है, उसको पानी से भर दिया आधा, फिर उसमें क्या किया, स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल लिया और उसको फिल्टर पेपर से ड्राई किया, स्मॉल पीस ऑफ कॉटन उसको रैप किया
ठीक है। फिर जो है, एक सेकेंड, ही गलत जगह चला गया। हाँ, यहाँ पे फिर जो है उसको हमने क्या किया, बीकर में डाल दिया उसको। फिर ऑब्जर्व करेंगे, जब रिएक्शन रुक जाएगा तो बीकर को छू के देखेंगे क्या हो रहा है इसमें। तो बीकर हॉट हुआ कि नहीं हुआ ये देखना है। इसको हम रेड या ब्लू लिटमस से टेस्ट कर सकते हैं कि ये एसिडिक सॉल्यूशन बना या बेसिक सॉल्यूशन बना। तो रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ वाटर, ये देखिए कैसे आग लग रही है, देखिए इसमें, ये देखिए, ये रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ वाटर हो रहा है। मतलब सोडियम कैसे वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और हीट प्रोड्यूस कर रहा है, देख रहे हैं आप। तो ये होता है रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ना क्लियर कर लिया है। इसके बाद अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्या दिया है देखिए, नेक्स्ट पेज पर साफ साफ यहाँ समझाया हुआ है कि हमने यहाँ पे क्या पाया। हमने यहाँ पे ये पाया कि भाई जो सोडियम बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है वाटर के साथ, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या पाया कि जो सोडियम है वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है वाटर के साथ, लेकिन बहुत सारे मेटल्स ऐसा नहीं करते। तो सोडियम मेटल करता है, जैसे कि देखिए जो आयरन है वो वाटर के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है। तो आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली, ठीक है, ये बहुत ही धीरे धीरे रिएक्ट करता है, ठीक है ना। तो जो आयरन है ये वाटर के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, लेकिन जो सोडियम है वो वाटर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। लेकिन एक चीज़ और है, जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन वो एयर में ज़्यादा रिएक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो भी नॉन मेटल्स होते हैं, वो ज़्यादातर दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, और लेकिन वो एयर में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो सकते हैं। तो ऐसे नॉन मेटल्स जो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, उन नॉन मेटल्स को हम वाटर में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे नॉन मेटल्स जो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं उनको हम वाटर में स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, फास्फोरस एक बहुत ही मतलब रिएक्टिव नॉन मेटल है। तो इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, इसको एयर में जाते ही है इसमें आग लग जाती है। इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो फास्फोरस है ये एक बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है, जो एयर के टच में आते ही इसमें आग लग जाती है, कैच फायर कर लेता है ये। ऐसा कंट्रोल करने के लिए इसको कहाँ रोकना पड़ता है, हमें कहाँ रखना पड़ता है इसको, हमें वाटर में। तो आपको ये याद रखना है कि भाई जो फास्फोरस है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है। तो हमें ये समझना है इसमें कि फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, ठीक है। फास्फोरस क्या है, रिएक्टिव है और नॉन मेटल है, लेकिन है ना। तो फास्फोरस रिएक्टिव नॉन मेटल है, ये हवा में आती है, हवा के साथ रिएक्शन करके तुरंत इसमें आग लग जाती है, इट कैचेस फायर। ऐसा रोकने के लिए हमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से इसको बचाना पड़ता है, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बचाने के लिए इसको हमें कहाँ स्टोर करना पड़ता है, वाटर में। तो आपको याद रखना है कि फास्फोरस को कहाँ स्टोर करना पड़ता है, वाटर में, ठीक है। ये हो गया। अब सी आ रहा है रिएक्शन विथ एसिड्स, कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। दे दिया है पूरा, मेटल या नॉन मेटल यहाँ रहेगा, और यहाँ पे फिर हम इसका रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखेंगे, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड देखेंगे। ये एक्चुअली लैब की एक्टिविटी है पूरी, ये लैब में हो सकती है, लेकिन जो यहाँ समझाने वाली चीज़ है वो मैं आपको यहाँ से समझा दे रहा हूँ कि भाई देखिए अलग अलग टेस्ट ट्यूब लिए ABCDEF, ठीक है, लेवल कर दिया है। और हम इसमें क्या करेंगे, 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सब में डालेंगे हर टेस्ट ट्यूब में, और ऑब्ज़र्व करेंगे रिएक्शन केयरफुली। कैसे ऑब्ज़र्व करेंगे हम, अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, मान लो कोल्ड सॉल्यूशन है, तो उसको वार्म करेंगे थोड़ा सा,
ठीक है, इस एक्टिविटी को रिपीट करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ना करके। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सब एक्टिविटी करके देखना है और फिर इसमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद हो रहा है कि किस तरह का डिफरेंस पाया आपने। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसी किसी केस में कुछ साउंड आया होगा, पॉप साउंड, पप करके, भप करके, ठीक है। तो पॉप साउंड आया होगा, जैसे कुछ फटता है गुब्बारा से फट करके, पॉप साउंड किसी केस में होगा बर्निंग के टाइम। जैसे आप मतलब उसके माउथ के पास ले गए होंगे माचिस टेस्ट ट्यूब की, तो वहाँ भप करके आवाज़ आई होगी। किस चीज़ की आवाज़ आई है? अब इसमें ये कुछ इतना डिटेल में बताया नहीं है, तो जितना बताया वहाँ पे समझिए आप ये कि यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, क्या है, जो नॉन मेटल्स होते हैं, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ, लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और प्रोड्यूस करते हैं क्या, हाइड्रोजन गैस। देखो यहाँ पे आ गया ना, भप करके जो आवाज़, पॉप अप साउंड, दैट बर्न्स विद अ पॉप अप साउंड। देखिए इन्होंने बताया जो पॉप अप साउंड, भप करके जो आवाज़ आती है वो किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यानी कि आपको ये याद रखना है कि जो भी मेटल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस, जो बर्न करता है एक पॉप अप साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ पप करता है ना। तो ये होता है मेटल्स का रिएक्शन। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। हमें ये भी याद रखना है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और फिर वहाँ अगर हम बर्निंग मैच स्टिक लाते हैं, जलती हुई माचिस की तीली लाते हैं, तो पॉप पॉप की साउंड आती है, वो किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन गैस के जलने की वजह से होता है, ठीक है। तो ये अगर सारी एक्टिविटीज़ हम करेंगे लैब में तो यही सब मिलेगा कि नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, मेटल्स रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। रूम टेम्परेचर पे कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वार्म करने पर, गर्म करने पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सारा देखिए इसी टेबल में भरना है। तो ये लैब की एक्टिविटी है, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन मैंने आपको मेनली एक चीज़ जो समझने की चीज़ है वो ये समझा दिया कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ, लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और अगर हम जलाएंगे उसको, वहाँ पे जलती हुई कोई चीज़ लाएंगे तो पॉप साउंड आता है, पॉप करता है, पॉप साउंड आता है, तो वो हाइड्रोजन गैस के जलने का साउंड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमने इसको ये ख़त्म कर दिया है। इसके बाद थोड़ा सा बचता है स्टूडेंट्स हमारा, एक ये पेज नंबर 50 और पेज नंबर 51, फिर ये ख़त्म ही है। तो कल ये थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछिए। और देखिए चैप्टर के लास्ट में यहाँ पे ये दिया होता है व्हाट यू हैव लर्नड, ठीक है। तो ये जो दिया होता है हर चैप्टर के लास्ट में, ये ज़रूर आप पढ़ा करिए, ठीक है। ये ज़रूर आप पढ़ा करिए, अच्छे से समझिए, कोई चीज़ ना समझ में आए पूछिए, इन सारे पॉइंट्स को पढ़िए, समझिए, लिखिए, याद कीजिए। इन्हीं सारे पॉइंट्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ये जो लास्ट में यहाँ क्वेश्चन आंसर दिए हैं ये सारे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। ये सब किताब में पढ़िए। ये जो समरी लास्ट में दी हुई है व्हाट यू हैव लर्नड, हाँ, इसको जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको सबको पढ़िए, लिखिए, समझिए, एक दो बार रीडिंग करिए, वीडियो को देखिए, सब कुछ करिए। कुछ भी ना समझ में आए तो पूछिए। और ये सारी एक्सरसाइज पूरी करनी है, इसमें 11 क्वेश्चन है, ये पूरे आपको करना है, लिखना है, याद करना है और टेस्ट देना है। देखो भाई क्लास 6 के बच्चों ने अपना टेस्ट भी दिया और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 7th 8 9 10th के बच्चे नहीं कुछ कर रहे, तो 7th 8 9 10th के बच्चों को बोलूँगा कि भैया अपना कुछ तुम लोग भी पढ़ो, लिखो और टेस्ट दो, ठीक है। तो हमारे ग्रुप में आपको टेस्ट भी देना है, ओरल टेस्ट दिया मैंने उनका 6 के बच्चों का, उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो 7th 8 9 10th के बच्चे भी अपना टेस्ट दें। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है और अब हमने यहाँ तक ख़त्म कर दिया है, ठीक है। हमने जो है यहाँ तक ख़त्म कर दिया है, ये यहाँ तक ख़त्म कर दिया है। अब कल हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या और प्रॉपर्टीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।